सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पिछले 3 साल से लेकर 5 साल तक डेयरी को बिज़नेस के तौर पर अपनाने के रुझान में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये हमारा एक सर्वे भी है। तो कई सौ लोगों ने जदीद तर्ज की जो डिज़ाइन, फ़न तमीर और जदीद मशीनरी और जानवरों की बेहतरीन नस्लों के साथ डेयरी फार्म का बिज़नेस शुरू किया, लेकिन इनमें से 20% भी ऐसे फार्मर नहीं जो अब तक नफ़ा बख्श बिज़नेस कर रहे हों। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। तो बात करेंगे कि 20% ऐसे फार्मर जो अब भी नफ़ा बख्श बिज़नेस नहीं कर रहे। क्या वजह है? पिछले 3 सालों से डेयरी का कारोबार बहुत मुतासर हुआ है, लेकिन ऐसी बात करने का मकसद किसी नए किसान या फार्मर को मायूस करना नहीं, बल्कि इन वजूहात का पता बताना मकसूद है जिनसे जदीद डेयरी फार्म नाकाम हो रहे हैं। इसकी कुछ वजूहात है, वो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 के ऊपर आता है ना तजर्बाकार और ला इल्म लोग का डेयरी फार्म शुरू करना। ऐसे लोगों को 4 ग्रुप में तकसीम किया जाता है जिन्होंने जदीद डेयरी फार्मिंग शुरू की। पहला ग्रुप इन लोगों का है जो कि मकामी हैं और अचानक अमीर हो गए। जैसे भी हुए, इनके पास काफ़ी पैसा आया, कहाँ से आया कोई पता नहीं। दूसरा ग्रुप है ओवरसीज़, यानी कि बैरून मुल्क काम करने वाले लोग, जिनके पास सख्त मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। तीसरा ग्रुप है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, जिन्होंने अपनी नौकरियों से काफ़ी पैसे कमा लिए और वो अपने अबो अजदाद के काम की तरफ वापस आना चाहते हैं। चौथा ग्रुप है मिडिल क्लास घरानों के पढ़े लिखे बेरोज़गारों का। इन चारों ग्रुप्स के लोगों को डेयरी के काम का कोई तजर्बा नहीं, कुछ ने तो गाय भैंसों को पहले कभी छुआ भी नहीं। ये सब अच्छी नीयत से जदीद डिज़ाइन और जदीद टेक्नोलॉजी को डेयरी के मकसद हासिल करने के लिए अपनाना चाहते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। कुछ तो गाय और बैल में फ़र्क भी नहीं जानते कि इनमें से गाय कौन सी है और बैल कौन सा है। तो वजह नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। लोगों का डेयरी फार्मिंग की तरफ बढ़ता हुआ रुझान पैसे की वजह से है। कुछ लोग समझते हैं कि ये काम बहुत आसान है, जैसा कि नाम डेयरी फार्मिंग से ही ज़ाहिर होता है। डेयरी फार्मिंग डेयरी फार्मिंग की एक किस्म है और फार्मिंग कोई बिज़नेस नहीं है। अगर खालिस्तान देखा जाए तो डेयरी फार्मिंग असल में बिज़नेस नहीं बल्कि जुनून है। बुनियादी तौर पर नए डेयरी फार्मर्स इस बात को समझने में नाकाम हुए कि वो अपना तल्लक एक ज़िंदा जानवर से जोड़ रहे हैं, ना कि किसी मशीन से। डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इल्म और इससे ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। बहुत से नाकामयाब डेयरी फार्मर और इन लोगों ने शुरू किए जिनके पास हाई फाई डिग्रियां और तालीम थी। इनमें से अक्सर ने अपने ख्यालों में महल तमीर कर लिए थे। ये लोग एक्सेल शीटों और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के असूलों को अपने फार्म पर इस्तेमाल करते थे। अगर देखा जाए तो बज़ाहिर इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन सिर्फ इन टूल्स का इस्तेमाल भी काफ़ी नहीं कि कई शहजादे तो वैसे भी थे जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि एक भैंस साल के 365 दिन 12 लीटर दूध देती है। और तीसरी वजह के ऊपर बात करते हैं, बिग बैगिंग फार्मूला। बहुत से हाई टेक फार्मर्स ने बिग बैगिंग फार्मूला अपनाया। उन्होंने बड़े बड़े शेड तमीर किए और एक ही मरतबा बहुत बड़ी तादाद में जानवर ख़रीदे। जब आप इस फील्ड में नए हों और आपके पास बहुत ज़्यादा जानवरों का बड़ा फार्म हो तो इसके इंतज़ामात चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानवरों की
تعداد میں اضافہ عام طور پر اپنی دودھ کی مقدار کو یکساں کم یا زیادہ نہ ہو رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کچھ فارمرز نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے تو بہترین قسم کے پروسیسنگ پلانٹ بھی اپنے فارم پر لگا لیے، جبکہ ان کے فارم پر ابھی دودھ کی پیداوار شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک آخری وجہ ہے 4 نمبر، جانوروں کے دوبارہ بچے دینے کے لیے گبن ہونے کے بارے علم کا نہ ہونا۔ بہت سے نئے فارمرز صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جانوروں سے صرف دودھ لیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایسے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ جانور کو بچے کی پیدائش کے 3 سے 5 ماہ کے اندر دوبارہ کراس ہو جانا چاہیے۔ ایسے فارمرز بھی بہت ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ جانور کے ہیٹ میں آنے کی کیا نشانیاں ہیں۔ بعض فارمرز ایسے بھی ہیں جن کے فارم پر درجنوں جانور ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس کراس کرنے یا ہیٹ کا پتہ چلانے کے لیے کوئی بیل وغیرہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات مصنوعی نسل کشی پر بھروسہ کرنے یا صحیح استعمال نہ کرنے سے ہیٹ سائیکل مس کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ وقت کے بعد جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو جانور 8-9 ماہ تک دودھ دے چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں نقصان کے جو چانسز ہیں جس وجہ سے ہوتا ہے نقصان۔ نئے لوگ آتے ہیں پیسے والے، وہ بہت بڑے بڑے شیڈ تیار کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ان میں سے گائے کون سی ہے اور بیل کون سا ہے، یہ بھی فرق وہ نہیں جانتے۔ تو بالکل نا تجربہ کاری کی وجہ سے اور اس فیلڈ میں وہ نئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو اکثر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ شروع میں تھوڑا سا کام سٹارٹ کریں، جب آپ کو اچھی طرح سے آپ 1 سال 2 سال کریں گے آپ اچھا تجربہ ہو جائے گا، تو پھر آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ آسانی سے اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جتنا بھی بڑھائیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات جو ہمارے علم میں آئی ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔